हेलो 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 बच्चों। आज हमको पढ़ना है चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी सब किस पे रिएक्शन पे ही बेस्ड होगी, तो रिएक्शन सीखेंगे और साइड डिवीजन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये पहला चैप्टर जो है पूरा रिएक्शन बेस्ड है। तो हम पहले देखेंगे रिएक्शन कैसे बनाएंगे और कैसे मतलब चुटकियों में आप रिएक्शन बनाना सीख जाएंगे और कैसे हम किसी का फार्मूला बनाएंगे ये सीखेंगे। इसके बाद हम जो भी पेपर में आता है डेफिनीशन, रिएक्शन, क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी इसी लेक्चर में करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले ये कुछ वैलेंसी लिखी हैं। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन पर क्या है 1+ है, लिथियम पर भी 1+ है, सोडियम पर भी 1+ है, पोटेशियम पर 1+ है, कैल्शियम पर 2+ है, एल्युमिनियम पर 3+ है, मैग्नीशियम पर 2+ है, जिंक पर 2+ है। अब Pb जो होता है वो लेड होता है, उस पर कितना 2+ होता है। Ag हमारा क्या होता है सिल्वर होता है, जिस पे भी क्या है 1+ है। ये हमारे केटायन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं एनायन होते हैं। और भी हैं जो भी हम रिएक्शन में आते रहेंगे क्वेश्चन में, उसे हम लिखाते रहेंगे। अब जैसे हमारे क्लोरीन है, क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है 1- होता है। आयोडीन जो होता है 1-, ब्रोमीन 1-, SO4 जिसे हम क्या कहते हैं सल्फेट कहते हैं और 2- होता है। OH जिसे हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं जो 1- होता है। ऑक्सीजन जो होता है 2- होता है। और CO3 मतलब जिसे हम कहते हैं कार्बोनेट, वो क्या होता है 2- होता है। और NO3 क्या होता है 1- होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक बाइकार्बोनेट होता है SCO3, वो भी क्या होता है बाइकार्बोनेट जो 1- होता है। तो आइए हम पहले देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फिर रिएक्शन को प्रोसीड करना सीखेंगे और बैलेंस करना सीखेंगे। पहले तो देखते हैं कि जैसे मैंने कहा मुझे बनाना है कि आप बताइए कि हमें बताकर दिखाइए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, तो भाई आपने कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला भाई हमें यहाँ से बताएंगे। भाई कैल्शियम है, कैल्शियम जो है दिखाई दे रहा है, ये देखो कैल्शियम पर कितना है Ca, सिंबल क्या है Ca, कितने प्लस है 2+ है। तो हम भाई यहाँ पर क्या रख देंगे कैल्शियम रख देंगे और यहाँ पर इसकी वैलेंसी रख देंगे। अब उसने कहा कार्बोनेट, तो भाई कार्बोनेट क्या होता है CO3 होता है। तो भाई हमने यहाँ पर क्या कर दिया CO3 कर दिया। अब यहाँ पर कितनी माइनस है 2- है। अगर कहीं पर वैलेंसी क्या होती है सेम होती है तो वैलेंसी आपस में आप क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CaCO3, ये आपका फार्मूला बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे हमने कहा आप बता दीजिए सोडियम सल्फेट का फार्मूला बता दीजिए कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा। तो भाई सोडियम सल्फेट का फार्मूला इधर देख लेते हैं। भाई सोडियम का सिंबल क्या होता था Na। भाई सोडियम का सिंबल क्या है, कहाँ गया Na, और कितना प्लस है 1, तो इसकी वैलेंसी हमने कहाँ रख दी यहाँ पर 1 रख दी। अब हम बात करते हैं किसकी सल्फेट की। तो भाई सल्फेट जो होता है SO4 होता है। तो भाई हमने यहाँ पर क्या लिख दिया SO4 लिख दिया। अब कितनी इसकी वैलेंसी कितनी है भाई 2- है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। अब भाई वैलेंसी सेम है, इसका मतलब वैलेंसी आपस में कैंसिल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है तो अब भाई 2 इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर अगर 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na2 हो जाएगा। अब भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया सोडियम सल्फेट का फार्मूला बन गया। समझाएगा। जैसे एक और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा आप बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला किसका पूछ लिया मैंने, मान लीजिए पूछ लिया आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप देखिए कैल्शियम का भाई सिंपल Ca होता था, इसकी वैलेंसी कितनी होती थी 2, हमने लिख दिया। हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड जो होता था 1OH होता था। भाई हाइड्रोक्साइड OH है, कितना माइनस है 1- है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1- मतलब इसकी वैलेंसी यहाँ पर 1 लिखी। अब भाई यहाँ देखो कैल्शियम है, यहाँ पर 1 है, जब इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई Ca आएगा। लेकिन भाई हम अभी क्या कर रहे थे भाई CO3 एक ही कंपाउंड था तो वैलेंसी कट रही थी तो हम भाई डायरेक्ट लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है भाई OH है, क्या है OH है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे CaOH। अब भाई क्या लगाएंगे होल ट्वाइस लगाएंगे तो ये कब बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH का होल ट्वाइस लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के, भाई ये होगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ। अब कह दो यहाँ पर कार्बोनेट भाई एक ही है CO3 कार्बोनेट होता है ना, तो इसमें कार्बन और O होता है, ठीक है। तो OH हो गया। इस तरह फार्मूला बनाएंगे। अब बात आती है रिएक्शन की, हम रिएक्शन कैसे बनाएंगे। तो भाई रिएक्शन देख लेते हैं अभी।
है ना, तुरंत। जैसे मैंने कहा कोई भी हमारा कंपाउंड है, मान लीजिए मैंने कहा NaCl है और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, H2SO4 के साथ कराना है। भाई हमें ये रिएक्शन करानी है, तो ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे? भाई देखो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसे को क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। क्या कर लेना है? तोड़ लेना। कैसे तोड़ेंगे? तोड़ना हम सिखा रहे हैं। देखिए जो प्लस है यहाँ से लाइन खींच लेंगे, लेकिन वहाँ फेयर कॉपी पे नहीं करना, मैं प्रैक्टिस के लिए सिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो भाई हमने कहा NaCl, तो किससे मिलकर बना होगा? Na अलग होगा, Cl अलग होगा, एक कैटायन होगा, एक क्या होगा, एनायन होगा। तो भाई हमने यहाँ पर Na लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, Cl। भाई Na पर कितनी वैलेंसी थी? 1 प्लस थी। Cl पर कितनी थी? 1 माइनस थी। अब भाई इसको तोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बना है, मतलब ये H अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। H2 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हाइड्रोजन है, SO4 में 4 होता है इसलिए 4 लिखा गया है। यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर 2 माइनस है। अब भाई कहीं शादी होती है तो लड़का लड़का थोड़ी ना करता है कि लड़का लड़का कर ले, लड़की लड़की कर लेने, सिस्टम तो हैक हो जाएगा फिर, है ना। कौन करता है? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, तभी तो कंपाउंड आएगा। तो उसी तरह एक क्या होगा, प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस होगा, उसके साथ रिएक्शन होगी। अब शादी जो होती है परिवार में नहीं होती कि घरी घरी में कर लो, अलग अलग। तो भाई ये अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, तो इनका वाला प्लस इनके वाले माइनस के साथ, तो इनका वाला प्लस इनके वाले माइनस के साथ। तो भाई देखेंगे ये प्लस और ये क्या है, माइनस है। तो भाई जब इन दोनों को आपस में हम करेंगे तो भाई इधर देखो, इन पे 1 प्लस, इस पे 2 माइनस, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी इस पे, इसकी वैलेंसी चली जाएगी इस पे। तो भाई देखो कैसे, Na 1 प्लस है, SO4 2 माइनस है, तो ये क्या बना लेगा, Na2SO4। अब नहीं समझ आ रहा तो इधर देख लो, इन दोनों को आपस में कर लो, Na और SO4, SO4 पर 2, Na पर 1, तो भाई इधर करोगे तो Na2, इनसे करोगे तो SO4। अब बचा क्या, H बचा और क्या बचा, Cl बचा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, HCl कर देंगे। इस तरह रिएक्शन बनेगी। अब कोई भी रिएक्शन हो आप बना लेंगे, है ना। अब इसको बैलेंस करना पहले सीख लेते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे। भाई देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कौन कंपाउंड कितने का है। भाई देखो यहाँ पर सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, भाई 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2। अब भाई हमें दिखाई दे रहा है 2 Na हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 क्या हो गया, भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 Na हो गया और 2 Cl भी हो गया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो भाई हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, SO4 इधर भी, SO4 सिंगल इधर भी, तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना। तो इस तरह रिएक्शनें बनेंगी। अब हम इस तरह बैलेंस होगा। अब हम जब अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन इसे पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत सारी रिएक्शनें आएंगी, तो उसको हम बताते चलेंगे कैसे कैसे बनेगा और उसको बैलेंस करना सिखाते चलेंगे। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन पर, ठीक है, चैप्टर पर। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में कि क्या होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है कि केमिकल चेंज आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं कि कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा, मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा वो भी नई प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा। कहने का मतलब जैसे हमने क्या लिया, कोई भी एक पेपर लिया और पेपर को मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो भाई पेपर था तो उसकी प्रॉपर्टीज पहले क्या थी, कुछ अलग थी, दूसरी थी, है ना। अब मैंने क्या किया, उसे जब बर्न किया, जला दिया, तो जलाने के बाद वहाँ पर बचते एक्स, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, राख कहते हैं। तो वहाँ पर क्या बची, राख। तो भाई कागज़ से क्या बन गई, राख बन गई, मतलब कोई क्या बना, नया सब्सटेंस बना। अब क्या हुई, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब पहले क्या था, कागज था, अब क्या हो गई, राख बन गई, और क्या बना, नया सब्सटेंस बना। उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गई, चेंज आ गया। जैसे क्या लिखा, केमिकल चेंज आर दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा
कि ऐसा चेंज जिसमें क्या हो, नया सब्सटेंस बने, वो भी किसके साथ, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। भाई कागज की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी और राख की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कुछ और होंगी, है ना। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में क्या लगना, जंग लगना। भाई पहले लोहा था, लोहे में क्या लग गया, जंग लग गया, तो जंग लगने से उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहली बात तो ब्लैक था, रेडिश हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, है ना। नया कंपाउंड बन गया, भाई रस्टिंग जंग लग जाना तो वो क्या है, एक नया कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, लोहे में जंग लगता है तो रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.X तो क्या बना लेगा, उस पर रस्ट लग जाएगी। तो इस एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन क्या क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हम क्या कर दें, जला दें, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज का क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं जैसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फॉर्म होंगी, मतलब न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होंगी। जैसे आपको रिवीजन करना है, टाइम नहीं तो आप जल्दी से शॉर्ट ट्रिक देख लें और अपने मन से बना तो लिख सकते हैं कि केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज, है ना, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज कोई केमिकल रिएक्शन कह देते हैं कि कोई भी नया सब्सटेंस वहाँ पर क्या रिएक्टेंट से क्या बन जाए, नया प्रोडक्ट बने, कोई भी नया प्रोडक्ट बने, उसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब बात हम आते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि दोज चेंज इन विच न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, इसमें क्या होता है, नई प्रॉपर्टी तो फॉर्म होती है लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे ये कॉपी ले लिया मैंने, ये मेरे पास क्या है, कॉपी है। अब ये इस समय किस सेम है, रेक्टेंगल सेम में, क्या है, रेक्टेंगल सेम में। मैंने क्या कर दिया, इसे फोल्ड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसे फोल्ड कर दिया। तो ये फोल्ड किया तो एक कॉपी थी, अभी भी कॉपी है, लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट में क्या हो गया, चेंज होगा। पहले क्या था, रेक्टेंगल था, किस में हो गया, सिलेंडर सेम में हो गया, तो इसकी फिजिकल स्टेट में क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, लेकिन न्यू प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फॉर्म होंगे, मतलब न्यू प्रॉपर्टीज में फॉर्म होंगी, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। भाई बर्फ है, सॉलिड, मान लीजिए मैंने कहा आइस है, आइस हमारी क्या है, सॉलिड होती है, भाई सॉलिड है, फ्रिज के अंदर रखे तब तक सॉलिड, मैंने इसको बाहर निकाला तो ये किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। मान ली तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था, आइस थी, सॉलिड थी, अब क्या हो गया, लिक्विड। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, लेकिन कोई नया सब्सटेंस बना नहीं। क्यों, क्योंकि लिक्विड को अगर हम फिर फ्रीज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीज नहीं हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। इसलिए क्या है, मतलब कहने का मतलब केमिकल चेंज अगर एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो उसको हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल चेंज की अगर हमने क्या किया, बर्फ से पानी बनाया तो पानी से फिर क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं, है ना। तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, लेकिन न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होंगी। जैसे एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस होगा, डिसोल्यूशन ऑफ वाटर हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई। अब एक फेमस क्वेश्चन है, फेमस मतलब पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का है, कि आप सब लोग बताएंगे, नोट करके लिख लीजिएगा, क्या है नोट, सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस और दूसरा है बर्निंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ कैंडल, सॉरी कैंडल और बर्निंग ऑफ कैंडल। इसमें से बताइए कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल हमारा फिजिकल है कि केमिकल है। चलो देखते हैं कि जो मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, भाई कैंडल का पिघलना, भाई एक बार कैंडल पिघल जाएगी फिर उसको हम कैंडल बना सकते हैं। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, ये हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में। तो अभी सब लोग कहेंगे भाई कैंडल बढ़ जाएगा, जल जाएगा तो भाई खत्म हो जाएगा, तो उसको हम दोबारा ला नहीं सकते, केमिकल चेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों होता है। अब कैसे होता है देखते हैं। मान लीजिए मैंने कैंडल को क्या किया, जलाया, बर्न किया, तो भाई देख तो जो बर्न हो जा रहा है वो तो चला जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ आप देखे होंगे तो नीचे पिघल कर आता है, मेल्ट होकर नीचे आकर रुक जाता है, एकत्र हो जाता है, तो वो मेल्ट हो रहा है।
तो हमारा फिजिकल, और जो बर्न हो रहा है वो केमिकल। इसलिए जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो हमारा क्या है, बोथ, दोनों है, क्या है, दोनों है, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है। समझ में आई बात। अब देखो ये इतना पढ़ा, अब इस पे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तब तक आप ये नोट कर लीजिए, है ना, हम क्वेश्चन करा दें इसके बाद। चलिए आप सब लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा इसमें। चलिए देखते हैं। लिखा चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट केमिकल चेंज। हमें बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमने अभी बताया, पहला लिखा है कि न्यू सब्सटेंस आर फाउंड। क्या केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है? चलिए आगे पहले पढ़ते हैं। और मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। भाई मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का? गलत है भाई, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं होता है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गया, नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड। भाई सही केमिकल चेंज हो सही फिजिकल चेंज हो, दोनों में न्यू प्रॉपर्टीज क्या होती थी, फॉर्म होती थी। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, नॉन ऑफ दिस हो नहीं सकता। लिखा है न्यू सब्सटेंस आर फाउंड। भाई सही बात था कि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। इस तरह के ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। भाई केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज। कौन सा एग्जाम्पल इसमें केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का नहीं है? तो भाई बर्निंग ऑफ पेपर। भाई पेपर को जला रहे हैं तो भाई नई प्रॉपर्टीज भी बन रही है, नया सब्सटेंस भी बन रहा है, इसका मतलब ये केमिकल चेंज। भाई सही बात है। फिर देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी हमने एग्जाम्पल लिखा है लोहे का, लोहे में जंग लगना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज, मतलब ये भी क्या है, सही है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, अगर हम वाटर में डिसोल्यूशन करते हैं किसका, साल्ट का, तो एक केमिकल चेंज है? नहीं, केमिकल चेंज वो नहीं है, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। वो क्या है, फिजिकल चेंज है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि ये एग्जाम्पल नहीं है किसका, केमिकल रिएक्शन का। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस रिएक्शन और अनबैलेंस रिएक्शन के बारे में देखना है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, अब केमिकल इक्वेशन के बारे में। कोई बच्चा कह रहा है कि शायरी सुना दीजिए, तो शायरी भी सुना दे। चलिए कि न दिल होता न दिल रोता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हंसी होते, न दिल आप पे फिदा होता। ठीक है, चलो आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या है। कि केमिकल इक्वेशन, पहली बात तो समझते हैं, जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं इक्वेशन तो क्या पढ़ते हैं, x² + 2x + 3 = 0, है ना, इस तरह की इक्वेशन पढ़ते हैं। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी केमिकल इक्वेशन होता है। तो हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या है देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं, कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम उसके किसी एलिमेंट के द्वारा, उसके मतलब किसी एलिमेंट को लिखना तो उसके सिंबल के द्वारा, या उसके केमिकल फार्मूला के द्वारा, या उस केमिकल फार्मूला के द्वारा उसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे क्या लिखा है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के सिंबल के दो थ्रू, एंड फार्मूला, और उसके फार्मूला और कंपाउंड के थ्रू। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक क्या है, हमारा एलिमेंट है, तो उसका Mg हो गया, ऑक्सीजन एक क्या है, कंपाउंड है, O2, तो हमने O2 लिख दिया। अब क्या हमारा Mg, वो ये क्या है, कंपाउंड है, या इस क्या है, केमिकल फार्मूला है। ठीक है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड के। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या है, फार्मूला है। और H क्या है, Cl क्या है, ये सब H हमारे क्या है, Cl क्या है, हमारे एलिमेंट। और किसी भी रिएक्शन को उसके एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट या उसके केमिकल फार्मूला के द्वारा हम उसे क्या करते हैं, कंपाउंड के रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते
हैं। अब बात आती है बैलेंस रिएक्शन। भाई बैलेंस मतलब कोई चीज़ क्या है, बैलेंस है मतलब क्या है, बराबर है। और अनबैलेंस मतलब कोई चीज़ बराबर नहीं है। तो आप इससे भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए बैलेंस रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच बेटा रिएक्शन है ना, दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है बैलेंस रिएक्शन में कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। भाई रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट होता है, जो बनाता है, जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब है ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, बना हुआ क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब आप कह सकते हैं जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या है, RHL। मतलब देखो ये जो रिएक्टेंट वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, जो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, वो हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को। उसी को हम बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिखा Zn। भाई Zn के मॉलिक्यूल्स इधर भी है, Zn का एक मॉलिक्यूल्स इधर भी है। हाइड्रोजन इधर देखो 2 है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। सल्फेट SO4 इधर भी, SO4 इधर भी, मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड है। और ये एरो का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, है ना। तो ये क्या है इसका। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करेंगे, मान लीजिए रिवीजन करना, तो आपको यही देखना कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। उसी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। तो भाई अनबैलेंस रिएक्शन क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल ना हो किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। उसी को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस रिएक्शन कहेंगे। भाई अनबैलेंस रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होगा किसके, प्रोडक्ट के। उसी को हम अनबैलेंस रिएक्शन कहेंगे। अब तुम्हारा एग्जामिनर जो है, हर टीचर अनबैलेंस पढ़ा दिया, अनबैलेंस पढ़ा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन कहीं एग्जामिनर का दिमाग खराब हो, पत्नी से लड़ाई करके आया हो, वो सोचेगा बच्चों को आज फेल कराना है, तो पेपर वो बनाएगा। तो बहुत प्रीवियस ईयर में अनबैलेंस की जगह पर क्या पूछा जाता है, इसका एक और नाम है। तो इसका जो एक और नाम है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना, लिख लेना। इसको हम स्केलेटन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्केलेटन रिएक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हम स्केलेटन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। वो आपसे अनबैलेंस्ड रिएक्शन ना कह लेगा कि बताओ कि स्केलेटन रिएक्शन क्या है। समझ आई बात, इतनी बात समझ आई कि नहीं। चलिए आइए तो ठीक है, देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। तो भाई मैग्नीशियम Mg हो गया, O2 हो गया, इधर क्या बना लिया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई Mg का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इधर भी एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के देखो कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। इसलिए ये क्या है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट है, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट वो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। उसी को हम अनबैलेंस्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होता है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है कि नहीं करती है। भाई जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, इसका मतलब बैलेंस्ड रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है, ओबे करती है। लेकिन अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं है किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी, ओबे नहीं करेगी। आप इधर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले वाले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए क्या होगा तब तक। देखिए पहला क्या कह रहा है कि अनबैलेंस रिएक्शन आल्सो नोन एज, अनबैलेंस रिएक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो भाई अनबैलेंस रिएक्शन के नाम से जानेंगे। भाई अनबैलेंस रिएक्शन को उसने पूछा किस नाम से जानते हैं, तो पहला ऑप्शन तो भैया कैंसिल हो गया। अनबैलेंस रिएक्शन को हम क्या बैलेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। हम अनबैलेंस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, स्केलेटन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं दो रिएक्शन है और हैं अच्छी, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। तो पहले वर्ड से समझते हैं। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स, जो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, और इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना, सीधी सी बात। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट, जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट हमारा क्या होता था, जो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता था और प्रोडक्ट जो आरएचएस साइड प्रेजेंट होता था। तो रिएक्टेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। मतलब रिवर्सिबल में क्या हो जाए, जो रिएक्टेंट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में। दैट मान लीजिए मैंने क्या बनाया, पानी लिया, मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आइस का। मैंने आइस लिया, आइस को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में, फिर लिक्विड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आइस में। उसी तरह यहाँ है कि जो रिएक्टेंट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में। उसी को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा H2 और I2, जब आपस में रिएक्शन करेंगे 2HI बनाएंगे, फिर 2HI को हम करेंगे रिएक्शन, तो क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में मान लीजिए एग्जामिनर पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि मान लीजिए उसने कहा कि बताइए इसमें से कौन सा सिंबल सही है, करेक्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो आप कायदे से ध्यान रखेंगे, सिंबल जो होता है आप बहुत लोग इस तरह बना देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको इस तरह नहीं बनाना, आपको इस तरह बनाना, दैट मीन्स इस तरह और इस तरह बनाना है। समझ में ये बात होती है कि मतलब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट में चेंज हो गया, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किस में, रिएक्टेंट में, है ना। शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल, मतलब जो रिवर्स ना हो, सीधी सी बात है। तो वही लिखा है, दोस रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब कोई भी रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में। उसी को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। कि रिएक्शन जो होगा, रिएक्टेंट जो होगा, दोस रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट जो होगा वो किस में बदल जाए, प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है डज नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो। मतलब रिएक्शन, रिएक्टेंट तो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट दोबारा नहीं होगा। जब आपने खाना खा लिया तो खाना डाइजेस्ट हो गया, तो दोबारा खाना ला सकते हो, नहीं ला सकते। उसी तरह रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में बन गया, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बन नहीं सकता। ऐसा क्यों भाई, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Zn हो गया, H2SO4 हो गया, तो रिएक्शन बनी ZnSO4 प्लस का H2। H2 हमारी क्या, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो अब इसको ये जब चली जाएगी तो क्या ZnSO4 से फिर Zn-H2SO4 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारे क्या है, इरिवर्सिबल। जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या, रिएक्टेंट जो होगा किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं बात समझाई कि नहीं समझाई, इसको लिख लो तब तक। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, 5 हैं। कितनी है, 5 हैं। कौन कौन सी हैं? पहली बात तो कॉम्बिनेशन की, पहली क्या है, कॉम्बिनेशन। सभी टीचर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बताते हैं, है ना। लेकिन एग्जामिनर जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब नहीं पूछता। अब क्या पूछ लेता है उसके स्थान पर, उसके जगह पर, कि बताइए आप एडिशन रिएक्शन क्या है ना। तो आपको एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है दूसरी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। अब चौथी जो हमारी फोर्थ है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और पांचवी हमारी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। आप सर कहिए आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, और रिडक्शन रिएक्शन नहीं लिखा भैया। जो रेडॉक्स है उसी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आ जाती है, तो उसको वहीं पर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो बच्चा कह रहा है शायरी सुना दीजिए, तो शायरी सुन लीजिए। ठीक है, सुना दे रहे हैं थोड़ा।
याद कर लें कौन सा सुना है। चलिए देखिए, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती, सबको पता है मैं नशा नहीं करता, सबको पता है मैं नशा नहीं करता, मैं पी लेता अगर तू शराब होती। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं क्या है। पहले तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि मतलब आपको रिवीजन करना कैसे तुरंत याद करेंगे। भाई कुछ नहीं करना, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि दो रिएक्टेंट होंगे और सिंगल प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, SINGLE, सिंगल प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब पढ़ लेते हैं क्या है कि दोज रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें टू रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे जो कि क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट मतलब दो रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। मतलब कोई भी रिएक्शन दो प्रोडक्ट से कितना बना ले, सिंगल बना ले। वही दो रिएक्शन इन टू रिएक्टेंट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, आपस में दो रिएक्टेंट हो गए, भाई Mg हो गया O2 हो गया, आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। अब जैसे हमने कहा Na, भाई 1 2 Cl, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए, NaCl बना लिए। मतलब दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिए जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl को, है ना। तो ये क्या हो गया हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस नाम से जानते हैं, एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर है, देखो मैंने क्या कर दिया है, एडिशन रिएक्शन लिख दिया है ना। अब बात आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी तीन पार्ट होते हैं, एक थर्मल डीकम्पोजिशन, एक फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब समझ लीजिए 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है। वहां पर कितना था कॉम्बिनेशन में, दो रिएक्टेंट था, किसमें चेंज हो रहा था, सिंगल प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ कहानी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट यहाँ पर क्या है, उल्टा हुआ है, अपोजिट है। क्या है कि इसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा, इस और क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एग्जांपल जैसे हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है कि दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और क्या फॉर्म करेगा, 2 और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट क्या करेगा, बनाएगा, फॉर्म करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल होगा PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसे हम लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। PbNO3 को हम लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। अगर आप इसे हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, प्लस का NO2 बनाएगा और प्लस का क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, है ना। PbO बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ये सारी चीजें कंपोनेंट बनाएंगे। अब यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन है जो कि 2025 के सेट में आया भी है, मैंने बताया भी था बच्चों को, तो वही आया है ना। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, हो सकता हो कि आपके भी सेट में इस बार आ सकता हो। तो क्या होता है इसमें, PbNO3 का होल ट्वाइस को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर PbO बना, NO2 बना, O2 बना, ये तो ठीक है, चलो हमें मास्टर साहब ये सब हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताइए। तो क्या है, अगर उसने पूछा कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या करेगा, तो बने ये ऑप्शन देंगे तो ये लगाएंगे। लेकिन उसने कहा कि अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करें तो बताइए वहाँ से कौन सी फ्यूम निकलेगी, कौन सी फ्यूम मतलब कौन सा धुआं निकलेगा, कौन सा फ्यूम निकलेगा। तो यहाँ से कौन सा फ्यूम निकलता है, ब्राउन फ्यूम निकलता है। कौन सा फ्यूम निकलता है, ब्राउन फ्यूम निकलता है। कौन सा फ्यूम निकलता है बेटा, ब्राउन फ्यूम। अब आपसे पूछ, ये तो ठीक है कि आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कौन सा फ्यूम निकलता है, तो आप बताएंगे ब्राउन फ्यूम। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया वो बताने जा रहे हैं, हो सकता हो आ सकता हो
कि बताइए ब्राउन फ्यूम देने वाला इसमें कौन सा कंपाउंड होगा। कि भाई लेड नाइट्रेट को हीट करें तो ब्राउन फ्यूम तो आ रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा इसमें कंपाउंड है जो ब्राउन फ्यूम को रिलीज कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ब्राउन फ्यूम देता है, NO2 देता है। क्या NO2 क्या देता है हमें, ब्राउन फ्यूम देता है। ये क्या देगा, ब्राउन फ्यूम देगा। लेड नाइट्रेट ब्राउन फ्यूम नहीं देगा। जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तब क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तब क्या निकलेगा, तो आप बताएंगे ब्राउन फ्यूम। लेकिन उसने लगा दिया कि कौन सा कंपाउंड देगा जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, तो कौन सा देगा, NO2। भाई सिंगल रिएक्टेंट है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। अब भाई हमने NaCl ले लिया, तो NaCl क्या होगा, Na प्लस Cl में टूटेगा। एक एग्जाम्पल और अच्छा है जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया कि बताइए जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला Fe2SO3 होता है, Fe2SO3, Fe2SO4, Fe2SO4 होता है फेरस सल्फेट। अच्छा हाँ, प्रोडक्ट बना दे क्या, फेरस सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट को हमें क्या करना है, हीट करना है। फेरस सल्फेट को FeSO4, यस, फेरस सल्फेट को हीट करना है, दैट मींस FeSO4 को हीट करना है। बताइए आपको पता हो तो कमेंट में करिए। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सबको, तो यहाँ पर रिएक्शन कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर है ना कि चलिए हाँ ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, फेरस FeSO4 को हीट किया, FeSO4 को हीट किया जिसका नाम है फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, ये बहुत फेमस है, आता है, बहुत पूछा जाता है। दो क्वेश्चन ये कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तब क्या बनेगा, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, और क्वेश्चन आता है व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। दो दो नंबर के, एक एक नंबर के आता है। तो यहाँ पर बनेगा Fe2O3 प्लस का SO2 और प्लस का SO3, और ये जो दोनों होती हैं क्या होती हैं, गैस होती हैं। क्या होती हैं, गैस होती हैं। चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके जो रिएक्शनें बताई इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, when lead nitrate is heated then form, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा। तो when lead nitrate is heated then form, तो मैंने अभी बताया था कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो PbO बनेगा और NO2 बनेगा और क्या बनेगा, O2 बनेगा। O3 तो बन नहीं रहा था, SO4 तो बन नहीं रहा था, लेकिन PbO और O2 बन रहा था। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम इसको लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, PbO है, NO2 है, O2 भी है, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर कहा गया दूसरा क्वेश्चन, हुज कंपाउंड फॉर्म ब्राउन फ्यूम, बताइए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो क्या बना रहा है, ब्राउन फ्यूम दे रहा है। तो भाई हमें पता है लेड नाइट्रेट है तो ये हो नहीं सकता, सभी बच्चे लेड नाइट्रेट लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। लेड नाइट्रेट को हीट करते थे तब ब्राउन फ्यूम होता था, लेकिन वो जब ये पूछेगा, लेकिन उसने कहा हमें कंपाउंड बताओ जो देता हो, तो हम लेड नाइट्रेट को हीट करते थे तो वहाँ पर जो लेड नाइट्रेट को हीट करते थे तो PbO निकलता था, NO2 निकलता था और O2 निकलता था। तो यहाँ पर ब्राउन फ्यूम कौन देता था, NO2 देता था, इसलिए यहाँ पर कौन सा कंपाउंड होगा, NO2 होगा जो कि ब्राउन फ्यूम देगा। फिर हम बात करते हैं जो थर्मल, जो भी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाया उसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें किसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन में, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको थर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब हीट, जो भी रिएक्शन हीट देने पर जो क्या करे, रिएक्शन करे, उसी को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। देखो क्या लिखा है, व्हेन रिएक्शन आर हीटेड, अगर किसी रिएक्शन को हम हीट कर रहे हैं तब वो क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, उसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगर इसको हम हीट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, CaO जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और क्या बनेगा, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड कहते हैं। अब हमने जो लेड नाइट्रेट पढ़ा था उसको हीट कर रहे थे, वो भी किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, का एग्जाम्पल है। और फेरस सल्फेट को हीट किए थे, वो भी किसका रिएक्शन है? एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि उसे हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे थे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो NaCl वाला भी लिखा दिए थे, क्यों? क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के पार्ट है। तो जितने इसके जो भी एग्जाम्पल होंगे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। समझ में? तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? हीट के प्रेजेंस में होता है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम कोई भी रिएक्शन कराएं और जो रिएक्शन हो किसके प्रेजेंस में हो? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो, करंट के प्रेजेंस में हो, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे थ्योरी क्या लिखी हुई है कि दो रिएक्शन इन विच बाय पासिंग, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें हम क्या करें? पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दें? पास कर दें, विद्युत धारा को हम उसमें पास कर दें, उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया वाटर। अगर वाटर में हम करंट को पास करेंगे तो वहाँ पर जो होता है वाटर टूटने लगता है। किस में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। NaCl ले लें, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो उसको अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। अगली जो रिएक्शन है वो क्या? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब कोई भी लाइट के प्रेजेंस में होगी, मतलब ऐसी रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो, मतलब ऐसी रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो, उसको हम क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल, दोज रिएक्शन इन विच प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, कोई भी रिएक्शन लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हो रही है उसी को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है और वहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो उसी को हम क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हमारा 2AgCl, तो ये टूटेगा Ag और Cl में। अगर हम AgBr ले लें तो ये लाइट और डिकम्पोजिशन के प्रेजेंस में होगा, तो Ag और Br। मतलब कहने का मतलब अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन का मान लीजिए उसने एग्जांपल पूछा, बताइए इसमें से कौन सा फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। कहीं पर Ag दिख जाए, ज़्यादातर जो Ag दिख जाए वो किसका एग्जांपल हो जाता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन का, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होता है। अब इसके बाद आता है हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखते हैं, पहले ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? मतलब किसी चीज़ को क्या करना? डिस्प्लेस करना, अपने स्थान से हटा देना। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कोई भी हमारा क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या कर देगा? उस एलिमेंट को हटा देगा जो कि क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। जैसे हमने कहा कोई एक ताकतवर व्यक्ति बैठा है कुर्सी पर, एक कोई कमज़ोर बैठा। मान लीजिए कोई एक कमज़ोर व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है, अब कोई ताकतवर व्यक्ति आ गया तो क्या करेगा? उस कमज़ोर व्यक्ति को क्या कर देगा? उसके सीट से, उसकी चेयर से उसको क्या कर देगा? हटा देगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेस कर दिया, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर था, उस कमज़ोर वाले को क्या कर दिया? हटा दिया। उसी तरह मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो हम रिएक्टिविटी पहले देखते हैं फिर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम, जो तुम्हारे सिलेबस में उसके हिसाब से बता रहे हैं। पोटेशियम, सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर क्या आएगा? सिल्वर आएगा, फिर क्या आएगा? गोल्ड आएगा। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कॉपर सल्फेट और जिंक का। मैंने क्या ले लिया? जिंक ले लिया और क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर सल्फेट का ले लिया। तो भाई देखते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं, ये है जिंक और ये है क्या? कॉपर। तो भाई इसमें देखते हैं, भाई जिंक क्या है? पहले है, कॉपर बाद में है। इसका मतलब जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। इसलिए जिंक होगा वो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा
और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर। जैसे मैं एग्जांपल दूसरा ले रहा हूँ, कॉपर सल्फेट और मरकरी का। कॉपर ले लूँ, कॉपर सल्फेट और इसकी रिएक्शन किसके साथ, Mg के साथ। तो भाई यहाँ देखेंगे कॉपर यहाँ पाया जा रहा है, मैग्नीशियम यहाँ पाया जा रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। इसीलिए कॉपर जो होगा वो मैग्नीशियम को क्या कर देगा, उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और प्लस का कॉपर बना लेगा। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, CuSO4 कॉपर सल्फेट, जैसे माने कॉपर सल्फेट लेते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। कॉपर सल्फेट ले लिया, अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ, Ag के साथ, तो अभी सब लोग बताएंगे AgSO4 बनेगा सर, Ag2SO4, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, देखते हैं। भाई कॉपर देखेंगे तो कॉपर यहाँ पर पहले आ रहा है और Ag इसके बाद में। तो भाई कॉपर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और सिल्वर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो भाई कम रिएक्टिव ये सिल्वर है, क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कॉपर जो Ag है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि भाई कॉपर जो है यहाँ पर देखो ज़्यादा रिएक्टिव है, Ag क्या है, कम रिएक्टिव है। यहाँ पर क्या था, Zn पहले आ रहा था, Zn रिएक्टिव था, कॉपर कम रिएक्टिव था, इसलिए जिंक जो था वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेता है। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, कोई भी दो केमिकल फार्मूले होंगे। क्या होंगे, दो केमिकल फार्मूले होंगे, जिसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस क्या होगा, आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। आयनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या है, दो रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट, इसमें कितने रिएक्टेंट होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे, और अपने आयन को एक्सचेंज दे रहा है, अपने आयनों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, दो प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। तो ये क्या बना लेता है, बेरियम सल्फेट बना लेगा और NaCl। जैसे कैसे रिएक्शन हुई इधर देख लेते हैं। शुरुआत में मैंने सिखा दिया था, SO4 देखो हमने कहा था इसको तोड़ देना, BaCl है ना। तो बेरियम पर क्या होता है, 2 + Cl पे 1 माइनस होता है, Na पर 1 प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस मतलब 2 होता है। यहाँ पर नोट 2 लिख लेते हैं, है ना, यहीं पर लिख रहे हैं 2 + 1 माइनस 1 + 2 माइनस। अब हमने कहा था इनके वाले इनके साथ मतलब 1 + 1 माइनस। तो भैया इनकी वैलेंसी 2, इनकी वैलेंसी भी 2, आपस में क्या हो जाएंगे, सेम वैलेंसी। इसका मतलब आपस में वैलेंसी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो बेरियम सल्फेट बना लेंगे। फिर बचा ये क्या, NaCl। तो ये क्या बना लेंगे, NaCl। उसी तरह दूसरा वाला भी है NaOH और H2SO4। तो क्या बना लेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेगा और बचेगा ये H और H और O, तो बना लेगा H2O। ठीक है, ये नोट करिए। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम चलते हैं आगे, जिसे हमें पढ़ना होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो पहले बात आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब O है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, रिसीव किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दोज रिएक्शन इन विच एक्सेप्ट ऑक्सीजन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और रिमूव हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, एक्सेप्ट होता है और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, CuO लिखा प्लस H2, तो क्या बना रहा है, कॉपर और H2 बना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर H2 है और यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन इसने क्या किया, लिया। और हमने अभी पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगा, जब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है भाई, उसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच रिमूव ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा, एंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे। स्वीकारेंगे मतलब स्वीकार करना, है ना। जैसे एग्जांपल CuO + H2, CO H2। देखो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था कॉपर के पास, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन चला गया। और जब ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो जाए, उसी को हम रिडक्शन रिएक्शन
कहेंगे। तो भाई इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो या दोनों प्रोसेस हों, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। वही लिखा है, दोस रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होंगे, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल जैसे भाई यही वाला है, अगर ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेप्ट हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको पढ़ाना है। इसके बाद कोरिजन और ट्रांजिटिविटी भी पढ़ना है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की और कुछ केमिकल रिएक्शनें भी देखेंगे, है ना। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक है, एसिड और बेस। जब अम्ल और क्षार मतलब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थ्योरी क्या है, कैसे क्या है। तो लिखा है, दोज रिएक्शन इन विच एसिड, जब कोई एसिड मतलब कोई अम्ल रिएक्ट विथ बेस को, अगर कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मतलब अगर कोई एसिड किसके साथ, बेस के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, साल्ट मतलब लवण जिसे हम कहते हैं नमक, साल्ट बना रहा है, और क्या बना रहा है, वाटर मतलब जल बना रहा है, पानी बना रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ऐसे जैसे एग्जांपल हम हो गया हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या है, एसिड है, और Na है जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ये क्या है, हमारा बेस है। क्या है, बेस है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे प्लस का H2O। देखो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होगा। भाई H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा, यहाँ Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। तो भाई इनका देखोगे तो ये बना लिया क्या, प्लस है और माइनस, तो ये H मिलकर 2H और एक ऑक्सीजन वाटर बना लेंगे, और NaCl, तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया, है ना। जैसे H2SO4 की बात करते हैं तो भाई H प्लस में टूटेगा, SO4 2 माइनस में टूटेगा, Na1 प्लस OH 1 माइनस में टूटेगा, है ना। तो ये बना लेगा Na2SO4 प्लस का H2O बना लेगा, है ना। साल्ट और वाटर बना रहा है। जैसे अब बात करते हैं कोरिजन की, है ना। किसकी बात करते हैं, कोरिजन की बात करते हैं। तो कोरिजन क्या है कि द डिप्लेशन ऑफ अपर सरफेस ऑफ अ रिएक्टिव मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कोई भी मेटल है, मान लीजिए मैंने के लिए लोहा लिया और लोहे को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया, बाहर निकाल के रख दिया, तो एयर लगी, हवा लगी, मॉइस्चर लगी, उस पर किसी प्रकार का कोई भी पेंट नहीं है, तो उस पर धीरे धीरे देखो उस पर रेडिश कलर आने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। कि उसमें धीरे धीरे उसकी सरफेस क्या होती रहती है, ख़त्म होती रहती है। भाई किसी पे लोहा पे जंग लग जाए तो धीरे धीरे उसकी सरफेस खराब हो करके ऊपर की क्या होने लगती है, बेकार हो जाती है, तो कम पड़ने लगती है, मतलब टूटने लगती है वो, है ना, हटने लगती है ऊपर की अपर सरफेस, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। वही लिखा है कि द डिप्लेशन ऑफ अपर सरफेस, जो भी मेटल की अपर सरफेस होती है, जो रिएक्टिव मेटल जो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, जैसे गोल्ड हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो हमारा लेकिन जो हमारा आयरन वो रिएक्टिव एलिमेंट है ना। तो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो सरफेस ऑफ अ रिएक्टिव मेटल वो क्या करेगा, उसकी जो सरफेस होती है रिएक्ट करती है, डिप्लेशन ऑफ अपर सरफेस धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है, इन किसके प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। भाई कोई भी कोरिजन होगा तो एयर के प्रेजेंस में होगा या मॉइस्चर मतलब नमी के प्रेजेंस में ही होगा। अगर ऐसे रख दो मेटल तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर नमी होगी, जहाँ पर एयर का मॉइस्चर होगा, वहीं पर क्या होगा, जंग लगेगी, मतलब कोरिजन लगेगी। जैसे एग्जांपल इसका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। इसका एग्जांपल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 होंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अब 2 × x पॉइंट H2x मतलब कितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो सकते हैं कि आपको पता नहीं रहेगा, है ना। तो रिएक्शन बनेगी 2Fe2O3.X और ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंटेशन ऑफ कोरिजन की, कोरिजन का प्रिवेंटेशन क्या है ना। सरी ठीक है, सरी सुन लीजिए क्या है कि आईने में एक चेहरा हुआ करता था हमें, आईने में एक चेहरा हुआ करता था हमें,
मुझे क्या हो गया, क्या हुआ करता था मैं, प्यास की सूरत खड़ा हुआ सबके सामने, प्यास की सूरत खड़ा हुआ सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। और एक और है कि चलिए अच्छा रहने दीजिए, कोरिजन देख लीजिए, है ना। तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए, एंजॉय भी लाइफ को करते रहिए, है ना। कोरिजन हो गया। अब कोरिजन के बाद हमें इसका प्रिवेंटेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना? प्रिवेंटेशन, क्या क्या बचाव, कैसे कोरिजन से बच सकते हैं हम, नहीं मतलब कैसे बचा सकते हैं कोरिजन किसी भी मेटल को, है ना। तो उसको देखते हैं, पहले आप अपना नोट कर लीजिए, है ना। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ कोरिजन, कोरिजन को से हम कैसे बचा सकते हैं, है ना। तो पहली बात है जो आयरन है, आयरन पे हम क्या करते हैं, जिंक मेटल की क्या करते हैं, पेंटिंग कर दें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कोरिजन से बच सकते हैं। वही लिखा आयरन इज पेंटेड बाय जिंक मेटल, हम आयरन को किससे पेंट कर दें, जिंक मेटल से, तो हम कोरिजन से बच सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि पूछा जा सकता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो द पेंटिंग ऑफ जिंक मेटल, द पेंटिंग ऑफ जिंक मेटल इन आयरन, हम आयरन पे जिंक मेटल की पेंटिंग करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। द आयरन इज पेंटेड बाय जिंक मेटल, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अब बात आती है दूसरा मेथड क्या है कि व्हेन अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, हम क्या करें, थिन लेयर ऑफ क्या लें, ऑयल लें या ग्रीस लें, उसको हम क्या करें, आयरन की सरफेस पे क्या करते हैं, लगा दें। अगर आप किसी मेटल पर ऑयल या ग्रीस क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं, थिन लेयर से मतलब उसको थोड़ा कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं उस मेटल पर, आयरन पर, तो हम क्या कर सकते हैं, कोरिजन से बच सकते हैं, हम मेटल को कोरिजन से बचा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, ये तो कोरिजन और एनसीडीटी तो फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का एग्जामिनर का, है ना। हम बात करते हैं अब रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या है, तो रेंसिडिटी क्या होता है, द एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट एंड अनफिट सॉरी गलत है स्पेलिंग थोड़ा, एंड अनफिट फॉर ईटिंग आर कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी फूड होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो फूड क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा, उससे क्या नहीं लगेगा, स्मेल आने लगेगा, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो ईटिंग के लिए मतलब खाने के सही नहीं रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी कहेंगे। क्या है, द एरियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, इसमें क्या होता है, एरियल होता है ऑक्सीडेशन का, फैट का, है ना, ऑयल, हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल, इसमें अनप्लीजेंट स्मेल, बेकार स्मेल आती है, और टेस्ट भी उसका क्या होता है, बेकार होता है, अनफिट फॉर ईटिंग, वो ईटिंग के लिए सही नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो पहली बात प्रिवेंटेशन, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, आप क्या मिला दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए, जिससे क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन का रेट है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जैसे BHT हो गया और BHA हो गया। BHT मतलब क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन हो गया, है ना। और BHA की बात करते हैं तो BHA मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसॉल हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, फूड कंजर्व इन रेफ्रिजरेटर, आप क्या करें, खाने को कहाँ रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखिए, तो भाई ऑक्सीजन जाएगी नहीं, गैस है ना, तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं ज़्यादा, तो उसको हम कुछ समय तक बचा सकते हैं, कुछ दिनों तक बचा सकते हैं। फिर आगे आता है बाई पैकिंग ऑफ फूड इन नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है कि वाई फूड पैकिंग इन नाइट्रोजन गैस, हम नाइट्रोजन गैस में फूड को क्यों पैक करते हैं, तो उसका रीजन यहीं पर समझा देंगे हम अभी कि बाई पैकिंग ऑफ फूड इन नाइट्रोजन, अगर आप नाइट्रोजन गैस में फूड को पैक करेंगे तो गैस वो जो फूड होगा वो बेकार नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब किसी से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए अगर किसी फूड में नाइट्रोजन गैस डालते हैं तो रिएक्शन नहीं करती, इसलिए वो खाना बेकार, फूड बेकार नहीं होता है। समझ में आई बात, चल एक शायरी याद आ गई है तो थोड़ा अच्छी शायरी है, सुना दे रहे हैं कि दुनिया में कुछ, ये सब लड़कियों के बारे में सब कहते हैं, कुछ नहीं है। क्या है, देखिए, किताब से आप मोहब्बत करेंगे तो आप जीवन में हमेशा सफल होंगे। कोई किताब, जितना भी किताब पर प्यार दिखाओगे
गुस्सा दिखाओगे, वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। मतलब अगर जितना आप किताबों से प्यार करोगे ना, कभी धोखा नहीं देंगी। जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना ही ज्ञान आएगा, उतना ही पैसा आएगा, अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो, है ना। तो जो पढ़ाई होती है ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देती है। तो क्या है कि मोहब्बत करो किताबों से, कि मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, डैश डैश में क्या रखा है ना। चलिए अब ये आप नोट करिए। इसके बाद हम ये चैप्टर तो आपका थोड़ा पूरा समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि प्रीवियस ईयर भी है, और कुछ आएंगी आगे चलकर जो आप पेपर देंगे उसमें आ सकती हैं, इसलिए उसको भी कराया जाएगा। तो आप इसको तब तक के लिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तो आप सॉल्व करेंगे, बताएंगे, और हम भी क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे इसके लिए। इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जो कि आपको करना है। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। इसको कर लीजिए तब तक के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूले थे 2-3, और 2 इसमें छूट गई थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो जैसे क्विक लाइन है, जैसे हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, लेकिन कहीं पर क्विक लाइन कह देंगे। तो क्विक लाइन का फार्मूला CaO होता है, स्लैग्ड लाइन का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हो। मार्बल का फार्मूला होता है CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब पूछ लेता है कि बताइए डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। यह बताता है कि आप बताइए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताइए विथ एग्जाम्पल के साथ ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इंडो मतलब होता है अंदर, इंडो मतलब इंडो कोई चीज कह रहा है, इंडो मतलब अंदर। तो अगर कहीं पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब कहीं पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसी को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब दोज रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने कहा सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो वही लिया एग्जांपल यहाँ पर सनलाइट फोटोसिंथेसिस का, 6CO2 6H2O। तो सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो C6H12 O6 बनना है, प्लस का 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बनना है। अब बात आती है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब निकल जाओ, तुमसे कहते हैं एक्सो मतलब बाहर। तो कहीं पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज मतलब निकल। अगर कहीं पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया Mg+O2, तो यहाँ बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें हीट क्या होगी, एक्सो मतलब रिलीज होगी। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो वही लिखा है, ग्लूकोज है C6H12O6, और इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, रेस्पिरेशन लिख दिया है। तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 वाटर बनेगा। तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। आप 3-4 रिएक्शनें देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो हम करा दे रहे हैं। इसके बाद आपको हम क्या करा रहे हैं, इसके बाद क्या कराना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये नोट कर लीजिए आप। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखते हैं क्या है कि NaOH और H2SO4 की हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये तो हम पहले ही बता चुके थे, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। Na2SO4 प्लस का H2O कैसे बनेगा भाई, Na प्लस में OH माइनस में, H प्लस में SO4 2 माइनस में, तो Na2SO4 प्लस HCl। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन। तो Na ये हो गया, Cl ये हो गया, ये भैया 1 प्लस में था, है ना, ये 1 माइनस में था, और ये Ag जो था 1 प्लस में था। NO3 नाइट्रेट जिसे कहते हैं वो कितना था, 1 माइनस में था। तो ये भैया वाला प्लस और ये वाला भैया माइनस, जो क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, और बचा क्या, AgCl, तो ये क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड, है ना। अब आती है अगली रिएक्शन BaCl2H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा, बेरियम होगा, और क्या होगा, क्लोरीन Cl होगा, और ये हाइड्रोजन और सल्फेट होगा। तो भाई बेरियम जो था वो 2 प्लस में छूटता था, Cl 1 माइनस में, हाइड्रोजन 1 प्लस में, SO4 2 माइनस में।
तो भाई इनकी दो वैलेंसी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बना लेगा BaSO4 और प्लस का यहाँ पर क्या है H और यहाँ पर क्या है Cl, एक प्लस एक माने दोनों की वैलेंसी एक एक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl बन जाएगा, है ना। अगले देखते हैं जो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्या है CO2 है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस का क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस का बन जाएगा यहाँ पर वाटर। भाई कैसे बनेगा ये देखते हैं। भाई यहाँ देखो टूटेगा ये Ca में, OH जो है OH का होल ट्वाइस है ना, तो यहाँ पर कितने 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पर CO2 है, तो यहाँ पर भाई अगर कहीं पर OH दिखाई देता तो वहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, वाटर निकालेंगे पहले तो, है ना, अगर रिएक्शन करने वाला है ये, है ना। तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH2 मतलब O2H2 बना है। तो पहले तो यहाँ पर Ca और ये CO2 है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और ले लेगा, तो यहाँ पर बना लेगा CaCO3 जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बचेगा कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बन जाएगा H2O। फिर अगली रिएक्शन देखते हैं जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की। तो भाई हमें पता है ये Zn जो होता था ज़्यादा रिएक्टिव होता था, Ag क्या था, कम रिएक्टिव था। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो Zn क्या है, मोर रिएक्टिव, Ag क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो Zn क्या कर देगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक नाइट्रेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट। ये थोड़ा गलत हो गया है फॉर्मूला। सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 होगा, क्योंकि सिल्वर पर कितने प्लस होता है, 1 प्लस होता है। तो ZnAgNO3, तो ये बना लेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3। अब भाई NO3 का होता है क्यों, कि भाई Zn जब होगा NO3 होगा, रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 2 प्लस, तो भाई 2 यहाँ पर 1 करेंगे तो इनका इनसे इनका तो Zn हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, और प्लस का क्या हो जाएगा Ag सिल्वर, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि आपको करना है। अगर नहीं हो पाएंगे तो आप कमेंट में ज़्यादा कहेंगे कि हाँ सर इसका वीडियो बना दीजिए, तो हम बना करके क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे ना। पहला क्या है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानते हैं, एक्सप्लेन करिए रीजन। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कार्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं, उल्टा क्यों कहते हैं। फिर लिखा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई, हम ऑयल और फैट कंटेनिंग जो होते हैं प्रोडक्ट है ना, जैसे नमकीन हो गया, ये सब हो गया है ना, इसको हम नाइट्रोजन गैस में क्यों रखते हैं, इसका रीज़न बताइए। फिर लिखा है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम आयरन आर्टिकल पर पेंट क्यों करते हैं, रीज़न बताइए पूरा एक्सप्लेन करके। फिर लिखा वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें कॉपर सल्फेट का कलर बताना है चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाल देंगे, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट डाल देंगे आयरन, तो आयरन सल्फेट बना देगा। तो हमें उसके कलर बताना है क्या हो गया, पूरा रीज़न लिखना, कैसे क्या डिस्प्लेस होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, तो ये लिखना है। ठीक है, आपका चैप्टर समाप्त हुआ है ना। तो आप अगला चैप्टर आपका केमिस्ट्री में क्या रहेगा, एसिड बेस और साल्ट रहेगा, है ना। जो भी इससे डाउट होंगे आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या कर दूंगा, दे दूंगा, है ना। तो आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ, धन्यवाद। ठीक है, आप सब लोग तब तक के लिए नोट कर लीजिए, है ना।